की जगह 1.5 घंटे की कर सकते हैं। 1.5 घंटे की मतलब दैट वुड एंड एट 8:30, राइट? कल मेरा बायो का पेपर है इसलिए, अब ये असेसमेंट चल रहे हैं ना इसलिए। अच्छा, आपका बायो का पेपर है, सही है, कोई मसला नहीं है, हम 8:30 तक कर सकते हैं, ओके। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑब्वियसली दिस हैज बीन क्वाइट अ वाइल जब से हमने केम एएस को टच किया था, तो मैं थोड़ा सा शुरू से ही बिल्कुल रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने चैप्टर जो शुरू किया था केम एएस में, वो दूसरा चैप्टर था और वो था आयोनाइजेशन एनर्जी का चैप्टर। हमने सबसे पहले ये देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एक एंडोथर्मिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसका मतलब एंडोथर्मिक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है और सिस्टम अपने अंदर एनर्जी को लेता है। जब सिस्टम एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, वो यूज करता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में वो बॉन्ड कौन सा है जो वो ब्रेक करता है? वो बॉन्ड है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हम देते हैं। और वो जो एनर्जी यूज होती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, एक सवाल आता है पास पेपर क्वेश्चंस में P2 में 2 मार्क का या कभी कभी 3 मार्क का भी आ जाता है। तो वो बहुत सिंपल है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। वो हमें पता कैसे चले रिक्वायर्ड? बिकॉज वी नो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ गैसियस पॉजिटिव आयन। अब पहले से ही अगर एटम है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें थी। सबसे पहले तो गैसियस एटम वाली और 1 मोल वाली। गैसियस एटम, सॉरी, गैसियस वाली और एटम वाली। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एटम होना क्यों जरूरी है। अगर लेट्स एक एक मॉलिक्यूल होता, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल होता, डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 क्लोरीन के एटम्स होते, अगर हम उसमें एनर्जी देते, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। क्योंकि हमेशा, ये बात आप हमेशा याद रखना और मैं लिख भी देता हूँ, energy is always used to break the stronger bond. Energy is always used to break the stronger bond. अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम एनर्जी दें और 2 बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और एक वीकर बॉन्ड है, एनर्जी हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने में पहले यूज की जाएगी। अगर उसके बाद कुछ बचेगी तो वो वीकर बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज होगी। क्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में 2 तरीके के बॉन्ड्स हैं। एक तो न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और एक तो एटम और एटम के बीच में, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मतलब एक आयनिक बॉन्ड है और एक कोवेलेंट बॉन्ड है। एक कोवेलेंट बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ, आयोनिक बॉन्ड आप कह सकते हो इनसाइड द मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है इन दिस आयनिक केस? बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो। जो आयोनिक बॉन्ड की आप बात कर रहे हो ना, वो है ये वाला, Na+ आयन, Cl- आयन, आयॉन्स के बीच का बॉन्ड। और ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है, ये बनाता है एक आयोनिक कंपाउंड। अब इसमें एक बहुत जरूरी चीज है समझने की। आयोनिक कंपाउंड बनता है आयोनिक बॉन्ड से। आयोनिक बॉन्ड के अंदर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है? एक सोडियम पूरा आयन और एक क्लोराइड आयन। अगर मैं इसको कंपेयर करूं वो वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो हमें मिलती है एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सी होगी, ये वाली या ये वाली? ये आप बता सकते हो? फर्स्ट वाली। मतलब ये वाली आप कह रहे हो? नहीं, वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कंपेयर करो, मैं एक सेपरेट पेज बनाता हूँ, उससे बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले केस में
अभी तक हमने इस पूरी कन्वर्सेशन में तीन बॉन्ड्स के बारे में बात की। पहला था कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हमने दो केसेस देखी। उन दो केसेस में सबसे पहला केस ये था कि एक आयन, सोडियम आयन, और एक दूसरा पूरा का पूरा आयन, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और फिर दूसरा केस जो हमने देखा वो ये कि एक ही एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब मुझे साइजेस के हिसाब से उनको दिमाग में रख के बताओ, एक पूरा आयन और एक पूरा आयन, इनके बीच में फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी, या एक ही एटम के अंदर या एक ही आयन के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी? एक आयन के बीच में होगी सबसे ज्यादा। आयन के बीच में होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी साइज बिगर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे होगी बिगर, यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ होगी ज्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी कम। तो अब मैं उस वापस उस एग्जांपल में आता हूँ, ये Cl का एटम, ये एक और Cl का एटम, अब इसमें दो बॉन्ड्स हैं। एक तो है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि एक एटम को दूसरे एटम से ज्वाइन कर रही है, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन कौन सी वाली? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वाली, आयन और आयन के बीच वाली नहीं। तो अब बताओ अगेन साइजेस को दिमाग में रख के कि कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगी? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमेशा आप ऐसे नहीं सोचना कभी भी कि अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है, अच्छा मतलब आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट से स्ट्रॉन्गर होती है, नहीं। हमेशा सिचुएशन के साथ चेंज करती है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स को एक बॉन्ड जोड़ा है, और यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड जोड़ा है, तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड जो दो एटम्स को जोड़ा है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो स्ट्रॉन्गर होगा। अब हम अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेते तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी था, और कोवेलेंट बॉन्ड आपने कहा कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एनर्जी इज ऑलवेज यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अगर हम एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को एनर्जी देते तो वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने में यूज होती। ये वाली एनर्जी ये नहीं बनती वो, जिसमें वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ती। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ती और ये वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ती, तो क्या हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते थे? नहीं। नहीं। तभी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में एटम का होना जरूरी है। अब दूसरा गैसियस के बारे में बात कर लेते हैं कि गैसियस क्यों, मैं सॉलिड क्यों नहीं ले सकता? सपोज हम सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में देखते हैं क्या वो एनर्जी जो हम देते हैं, क्या वो आयोनाइजेशन एनर्जी काउंट होगी या नहीं होगी? सॉलिड सोडियम के केस देख लेते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स हमने ओ लेवल्स और उससे भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि दे आर अरेंज्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं, और उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वीकर बॉन्ड, यहाँ भी लिखा है वीकर बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक फर्स्ट, एंड एनर्जी ऑलवेज इज यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। मतलब क्या है इन दोनों सेंटेंसेस का समरी? अगर मेरे पास दो बॉन्ड है, एक वीक बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और मैं एनर्जी दूंगा, पहले स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद वीकर बॉन्ड टूटेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइपो कर दिया है, ब्रेक लास्ट। राइट। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखो तो सोडियम और सोडियम के बीच में बॉन्ड है, सोडियम और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड है। अब मुझे ये बताओ कि सोडियम आयन और सोडियम आयन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन के बीच में? सोडियम आयन और सोडियम आयन के बीच में। अब एक सेकंड, एक सेकंड, अब सिर्फ साइजेस पे नहीं जाना। नाउ नोट के यहाँ पे आयन्स के चार्जेस क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। अब बताओ। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सही, मैं कंफ्यूज हो गया था। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं। दिस इज द वीकर बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पहले टूटेगा, इसी वजह से गैसियस का होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखते कैसे? अगर मेरे पास एक सोडियम गैस है, उसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ? अगर प्रोडक्ट में +1 लिखा होगा, मतलब मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट को देखो। प्रोडक्ट में +2 है, मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट में +3 है, तो मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2,
आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो हम आज बिल्कुल परफेक्टली देखेंगे कि क्यों बढ़ती जाती है। आज नहीं, हमने पहले भी देखा है, उसको रिवाइज कर लेंगे। वेरेन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट में पर मोल लिखा होता है। पर मोल का मतलब क्या है? पर मोल का मतलब होता है, इट्स टॉकिंग अबाउट वन मोल ऑफ द स्पीशीज विच आयोनाइजेशन एनर्जी इज गिवन टू। यहाँ पे सिर्फ एक मोल है। यहाँ पे वन लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स वन, तो हम इसको लिखते नहीं है, बट यहाँ पे इट्स कंसिडर्ड एज द नंबर वन। वन यहाँ मतलब होता है वन मोल। इसी को तो हम आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं। तो 494 किलो जूल पर मोल का मतलब वन मोल ऑफ सोडियम इन इट्स गैसियस स्टेट को हम आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, और वो Na प्लस गैस बना देता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। राइट। अगर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखनी हो एल्यूमिनियम की, तो क्या मुझे बता सकते हो प्रोडक्ट में Al2 प्लस होगा, 1 प्लस होगा, या 3 प्लस होगा? 3 प्लस होगा। 3 प्लस होगा, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब प्रोडक्ट में +3 होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल। अब हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखा, फिर सेकंड लिखा, फिर थर्ड लिखा, और फिर जो चीजें, पहले तो हम वो लिखते हैं ना, 1, 2 और 3। अब उसके बाद जो चीजें राइट और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे सेम है, उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे प्लस बना था, और कैंसिल आउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई चीज प्रोड्यूस हुई है और अगले ही रिएक्शन में वो यूज हो गई है। यहाँ पे Al प्लस बना, यहाँ पे Al प्लस यूज हो गया, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। नेट नेट तो इसका जीरो ही बना, क्योंकि यहीं पे प्रोड्यूस हुआ, यहीं पे फॉरन से यूज भी हो गया। सेम केस फॉर Al2 प्लस, प्रोड्यूस हुआ, यूज हो गया। Al से वी वेंट टू Al3 प्लस, एंड इन द प्रोसेस हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ये आ गई इसकी ओवरऑल इक्वेशन। ओवरऑल इक्वेशन कैसे लिखोगे? जो भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे बचा है उसको लिखो, जो कि Al है। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे जो बचा है उसको लिखो, जो कि Al3 प्लस है। और फिर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो था पहला मेथड, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी या फोर्थ या एक से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखने का, ये सॉरी इक्वेशन लिखने का। या तो एक डायरेक्ट मेथड भी है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है एल्यूमिनियम के लिए, मतलब सबसे पहले तो स्टेप वन, मैं एक एल्यूमिनियम गैसियस एटम से शुरू करूं। गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गैसियस एटम से शुरू किया। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हुई भी है, मतलब प्रोडक्ट 3 प्लस होगा। अब ये बताओ कि 0 से लेके 3 प्लस जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज होना पड़ेगा? 3। 3। तो यहाँ पे मैंने +3 लिख दिया। ये ज्यादा फास्टर मेथड है, लेकिन ये ज्यादा कंसेप्चुअल मेथड है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। आखिरी जो रिजल्ट देखेंगे वो आपको यही देखेंगे, जो कि ऑब्वियसली सेम है दोनों मेथड से। आप थोड़ी डेफिनेशंस पे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट में जो आयन है उसका एक +1 चार्ज है। सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। हम एटम से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में, और हमने एक पॉजिटिव आयन फॉर्म किया जिसका एक +1 चार्ज है। थोड़ा मैं तेज जा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रिवाइज कर रहे हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब हम एटम के पास नहीं है। वी आर नॉट स्टार्टिंग विथ एन एटम एनी। हम अब एक +1 आयन से शुरू करेंगे और +2 में चले जाएंगे। +2 प्रोडक्ट्स में आ रहा है, इसलिए नाम है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, वापस से वही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाउ पहले लिखा हुआ था फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, अब लिखा हुआ है फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ गैसियस आयन। ये मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ गैसियस आयन। एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसका। Al प्लस से Al2 प्लस में जाना, तो यू स्टार्ट विद अ गैसियस आयन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन विद अ 2 प्लस चार्ज। राइट। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था एटम्स का, जिससे आप जज कर सकते हो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में बहुत ज्यादा किया था। कि हमेशा हमेशा एग्जाम में जो नीचे वाला नंबर होगा, दैट विल ऑलवेज बी द एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल्स कुछ होते हैं जिसमें ये ऊपर नीचे लिखा होता है, लेकिन एग्जाम में टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। नीचे वाला नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर वाला नंबर हमेशा न्यूक्लियॉन नंबर होगा। 13 प्रोटॉन्स इसमें है,
और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 27 माइनस 13 विच विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो 14 है। अच्छा, आपने कहा आपका बायो का एग्जाम है, राइट? तो बायो के एग्जाम का सिलेबस क्या है? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा है, मतलब सेल स्ट्रक्चर, सेल्स जो थे, और वो दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। राइट, तो चैप्टर 1 हमारा हो गया था, चैप्टर 2 हमने बस शुरू ही किया था, उसकी 3 क्लासें हमने कर ली थी आई बिलीव। जी। राइट, ओके। अच्छा, अब ये एल्यूमिनियम गैस से Al प्लस गैस हमने बनाया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाया, इसकी हमने आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे लिख दी। फिर एक Al प्लस से शुरू किया, Al2 प्लस तक पहुंचे, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे लिख दी। 2 प्लस से शुरू किया, 3 प्लस पे पहुंचे, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अगेन, यहाँ पे क्यों वैल्यूज बढ़ रही हैं, इसका एक ब्रीफ आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों थर्ड ज्यादा है, सबसे ज्यादा, फिर 2 बीच में आती है, फिर 1 सबसे कम आती है। वो इसीलिए है क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में Al2 प्लस आयन के पास 2 मोर प्रोटॉन्स हैं देन इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको देखते हैं कैसे। शुरू में 13 इलेक्ट्रॉन्स 13 प्रोटॉन्स, उसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 13 प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन्स एक ज्यादा हो गए। उसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 13 प्रोटॉन्स, पूरी की पूरी आयनाइजेशन एनर्जी के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे, प्रोटॉन हमेशा वही थे। तो प्रोटॉन उतने हैं, सोचो प्रोटॉन उतने हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो गैप है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे गैप 0 था, फिर यहाँ पे 1 का गैप आ गया, फिर यहाँ पे 2 का गैप आ गया। लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है, कि हमारा सवाल ये कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ रही है। सो पहला पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि Al2 प्लस आयन के पास 2 मोर प्रोटॉन्स हैं देन इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके पास 2 मोर प्रोटॉन्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम से बनाया, लेट्स से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन है। तो मुझे ये बताओ कि ज्यादा स्ट्रॉन्गली कौन इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, ये वाला या ये वाला, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, वो बहुत स्ट्रांगली खींचेंगे। सो क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एक होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा स्ट्रांगली खींचेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। अगर कोई चीज ज्यादा स्ट्रांग होती है तो हमें भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए। अगर कोई हल्की सी चीज होती है, आराम से हम तोड़ देते हैं। So it's a stronger bond, which means that more energy is required to remove the electron. This energy which is required to break this bond and remove the electron is called ionization energy. तो हमें ये समझ आया, stronger the bond, bigger the value of ionization energy. Weaker the bond, lesser the value of ionization energy, or less endothermic or less positive, कोई भी आप word use कर सकते हो, the value of ionization energy. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगी, इसीलिए सबसे बड़ा इसका नंबर है। राइट, ये हमने एटम्स की बात कर ली कि एटम क्यों होना जरूरी है, ये सेम चीज यहाँ पे आ गई, राइट। ये इसकी आज हम बात वापस से करेंगे। ओके ओके ओके, हाँ, ये इस पॉइंट पे हम आ गए इस चैप्टर के हिस्से पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। हम अब देखने जा रहे हैं, और ये आज के हमारे टॉपिक में भी बहुत काम आएगा, कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से। तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियस पर चार्ज क्या, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें चार्ज है 3+, मतलब उसमें 3 प्रोटॉन है। एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें चार्ज है 6+, 6 प्रोटॉन है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे, द मोर द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, द मोर द पॉजिटिवली चार्ज द न्यूक्लियस इज। इसका चार्ज पहले वाले का 3+ हो जाएगा, दूसरे वाले का चार्ज 6+ हो जाएगा, 6+ वाला ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है। अगर वो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, तो उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन उससे अट्रैक्ट होगा, जो भी हमने ऊपर देखा। कि यहाँ पे मैं वापस ले जाता हूँ उस पे, ज्यादा प्रोटॉन्स
ज्यादा स्ट्रांगली वो उसको खींचेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विल बी स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रॉन ही कम है तो वो उसी इलेक्ट्रॉन को वीकर खींचेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कुछ भी बोल सकते हो, बॉन्ड भी बोल सकते हो, फोर्स भी बोल सकते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वीकर। तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो जाएगी कम। और वही चीज यहाँ पे फैक्टर के तौर पे लिखी हुई है। द मोर द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, द मोर द पॉजिटिवली चार्ज द न्यूक्लियस, द मोर स्ट्रांगली द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू इट। सो हायर the electrostatic force of attraction। उसको उसके बाद, इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हमने फिर डायग्राम्स भी बनाए थे दिखाने के लिए कि 3 प्रोटॉन वाले एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अट्रैक्ट होगा, 4 में, 5 में और 6 में। तो एज अ समरी, ज्यादा प्रोटॉन्स, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो क्या मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा देनी पड़ेगी, सो इट विल बी हार्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ए के ए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सो द आयन, वो एनर्जी जो आप दे रहे हो उसे कहते ही आयनाइजेशन एनर्जी है। सो द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर। हमने एक रिलेशनशिप बना लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने ऐसे क्यों बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्लैश न्यूक्लियर चार्ज? वो इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियस में एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि चार्ज देता है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस को चार्ज मिलता है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन, उतना ज्यादा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये आ गया फैक्टर नंबर 1। अब फैक्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। दो केसेस देखते हैं। एक मैंने यहाँ पे एक एटम इस तरीके से बनाया और एक यहाँ पे इस तरीके से बनाया। दोनों के न्यूक्लियस भी बना दिए और दोनों के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी बना दिए। पहले केस में जो एटम है वो छोटा है, मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टुगेदर। दूसरे केस में एटम बड़ा है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब होंगे ना, इसका मतलब कि अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अगर मैं दो मैग्नेट्स को, अब सब इमेजिन करो, दो मैग्नेट्स है मेरे पास, मैंने उनको टेबल पे दूर दूर रखे हुए हैं। और फिर मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, मैंने उनको टेबल के बहुत करीब रखे हुए हैं, मतलब उन, दिस इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, बोथ मैग्नेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दूसरे केस में वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किस केस में करेंगे, केस ए में या केस बी में? केस ए में। ए में, बिकॉज दे आर क्लोजर टुगेदर, सो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग ईच अदर। यहाँ भी वही सीन है, लेकिन मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ की जगह यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है। छोटा एटम means the nucleus and valence electron is closer together, which means that there is a stronger attraction between this nucleus and the valence electron। इसका मतलब ये कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, ये ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल है, विच मीन्स कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। इसके बरक्स अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है ये कम हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इट विल बी easier टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। हमने हमारा दूसरा फैक्टर से भी रिलेशनशिप डिराइव कर लिया कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन का या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस, उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उतना ही वीकर बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So attraction falls off very rapidly with increasing distance. An electron which is closer to the nucleus will be much more strongly attracted than an electron which is further away from the nucleus. तीसरा फैक्टर, शील्डिंग अफेक्ट। शील्डिंग अफेक्ट आप यही याद रखो,
कुछ बुक्स में इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन एग्जामिनर हमेशा शील्डिंग इफेक्ट का ही वर्ड यूज करते हैं। अब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, एक एनालॉजी से समझते हैं। एक क्लास है, उसमें एक टीचर है जो सब स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, और अब टीचर को बात करनी है उस स्टूडेंट से जो बिल्कुल क्लास के एंड में बैठा हुआ है। तो टीचर द टीचर चीखेंगी, शी विल शाउट। उनकी आवाज ये वाला स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट और ये वाला स्टूडेंट ब्लॉक करेगा, तब जाके इनकी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी। तो कितने स्टूडेंट्स ने इनकी आवाज ब्लॉक की टीचर की? 3, 3। 3 स्टूडेंट्स ने। तो ये 3 स्टूडेंट्स टीचर की आवाज को शील्ड कर रहे हैं, वो प्रिवेंट कर रहे हैं टीचर की आवाज को ये वाले स्टूडेंट तक पहुंचने से, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से। हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी यही देखते हैं। अगर एक न्यूक्लियस है और हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, हमेशा ही याद रखना, जब भी यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट विल ऑलवेज बी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, आउटर इलेक्ट्रॉन। हमेशा मेन चीज होती है आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि निकलने वाला होता है अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे। तो इस केस में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। ये ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के रास्ते में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर 2 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें इससे ये समझ आना चाहिए कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन क्या है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की मुझे फिक्र है, ये जो मेरा मेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आएंगे, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, ये तो वीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ अट्रैक्शन तो इन दोनों की वजह से जाया हो गई, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाया हो गई। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस एज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हुई तो हमें ऑटोमेटिकली पता है क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिर जाएगी। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। If there are shielding electrons, it will block the attraction of the nucleus towards the valence electrons, which will mean that the electrostatic force weakens and the ionization energy value decreases. अब हम एक थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमने देखने के लिए कि डू वी नो हाउ टू काउंट द शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो 3 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वो इसीलिए नहीं, क्योंकि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही ना एट द एंड ऑफ द डे, और ये पूरे ऑर्बिटल में, पूरे शेल में ट्रेवल कर रहे होते हैं, दे कीप रोमिंग एंड रोमिंग एंड रोमिंग अराउंड, अपनी जगह पर ये फिक्स नहीं होते। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी शेल्स में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आएंगे, उन्हें शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी हुई है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड हमें तीसरा रिलेशनशिप भी मिल गया कि शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस जितना बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम होता है। न्यूक्लियर पुल या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने बढ़ते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ती है। तो यहां तक आपको समझ आया, फिर मैं आगे चलता जी। हूँ। ओके, सो अब हम शुरू करेंगे ट्रेंड्स के बारे में। साइजेस के ट्रेंड से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स में आएंगे। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ साइजेस। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब होता है ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में जो रोज होते हैं।
तो पीरियोडिक टेबल में जब हम रोज देखते हैं, व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनकी साइज कम होती रहती है। सो फॉर एग्जांपल, लिथियम यहाँ पे होता है, बेरिलियम फिर यहाँ पे होता है, और बोरॉन यहाँ पे होता है। व्हेन आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, फॉर एग्जांपल इन दिस पीरियड, लिथियम की साइज सबसे बड़ी होती है, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, और फिर बोरॉन। मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज कम होती जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के, ये लगते किस तरीके के हैं। लिथियम की जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। इसका मतलब एक लिथियम के एटम में कितने प्रोटॉन्स होने चाहिए? 3। 3। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 3। 3, क्योंकि एक एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये न्यूक्लियस बना दिया, 3 प्रोटॉन यहाँ पे लिख दिए। अब ये पहला शेल आ गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 1s2, और फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ओ, तीसरा इलेक्ट्रॉन विच इज 2s1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1s2, 2s1। अब मेरा जो प्रोटॉन्स है, मेरा जो न्यूक्लियस है वो रहा ये, और मेरे जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी, मेरा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा। अब इसमें शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। वापस चेक करो। ये वाला तो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर 2। वाला 2। इलेक्ट्रॉन है। दो shielding electrons are electrons between the nucleus and the valence electron। तो ये रहे मेरे दो shielding electrons। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, there are two shielding electrons। अच्छा, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मतलब उसमें 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 1s2, और फिर उसके बाद 2s2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पे ये न्यूक्लियस बना दिया, इसको मैंने प्लस के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। या ये पहला शेल जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और फिर ये दूसरा शेल। इसको सेट कर देते हैं। सेट हो जाओ। ओके। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे इसमें बता सकते हो कि सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देता हूँ। ये जो न्यूक्लियस है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में भी डिस्टेंस कुछ होगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फ्रॉम द न्यूक्लियस डिस्टेंस सेम होगा? जी। वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो 2s में फाउंड होते हैं। 2s में अगर फाउंड होते हैं तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है। आपको याद है ना, 2s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, और इस एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में और ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, ऐसा तो नहीं है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में, और उस ऑर्बिटल की जाहिर सी बात है एक एनर्जी है जो इन दोनों पे अप्लाई होती है। which means nucleus to this electron distance x मान लेते हैं, न्यूक्लियस टू दिस इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो अब मुझे बताओ कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। दो। वो इसीलिए क्योंकि हम अब यहाँ पे 3 क्यों नहीं करेंगे। सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हम 1 2 3, ये तो 3 है। 3 नहीं है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का तो डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन बन नहीं सकता ना। सो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब डिस्टेंस इनका बिल्कुल सेम है,
तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन सकते। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आते हैं। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की साइड पे है, विच मीन्स कि यहाँ पे देयर विल अगेन ओनली बी टू शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत जरूरी है समझना। अच्छा, तीसरी चीज, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, मतलब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s2, 2s2 और 2p1। चलो हम एक काम करते हैं, हम अभी के लिए सिर्फ लिथियम और बेरिलियम पे स्टिक करते हैं, बात वही है आगे जाके भी। व्हेन आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ये जो मैंने एग्जांपल दिया लिथियम और बेरिलियम का, अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलो तो ये एक पीरियड का एग्जांपल है। हम उससे नीचे वाली पीरियड, उससे नीचे वाली पीरियड कोई भी ले सकते हैं। हर पीरियड में यही ट्रेंड दिखेगा। व्हेन आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड सच एज दिस पीरियड, तो मुझे दिखता ये है कि जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कांस्टेंट अक्रॉस द पीरियड। यहाँ भी दो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी दो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कांस्टेंट अक्रॉस द पीरियड। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, इसके अंदर बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 4 है। लिथियम में 3 प्रोटॉन्स हैं। तो क्या अक्रॉस द पीरियड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज द न्यूक्लियर पुल इंक्रीजिंग? यस। यस, न्यूक्लियर पुल जो है इंक्रीज करता है। So it increases from left to right. अगर न्यूक्लियर पुल लेफ्ट टू राइट से इंक्रीज कर रहा है, इसका बेसिक मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है। हमने ये अभी आयोनाइजेशन एनर्जी के अभी अभी फैक्टर में देखा था। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, विच मीन्स के न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है ना, इसका मतलब क्या है? ये वाला न्यूक्लियस जो बेरिलियम का है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पा रहा है। ये वाला न्यूक्लियस लिथियम का ये वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा वीकली अट्रैक्ट कर पा रहा है। अब यहां तक तो सही है। मुझे बताओ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? ये वाला जो लिथियम का टू एस वैलेंस वन इलेक्ट्रॉन, कौन से शेल में? शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, 3, कौन से शेल में? 2 में। शेल नंबर 2 में। ये वाला कौन से शेल में? 2 में। 2 में। दोनों केसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन शेल नंबर 2, लेकिन एक केस में न्यूक्लियस क्या कर रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज इन शेल नंबर 2 उसको स्ट्रांगली खींच रहा है अपनी तरफ। एक केस में न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को विच इज अगेन इन शेल नंबर 2 उसको वीकली खींच रहा है अपनी तरफ। तो अब क्या होगा कि एटॉमिक साइज कम होता जाएगा व्हेन आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो इसीलिए क्योंकि जो एटम है वो श्रिंक करता जा रहा है। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि एटम श्रिंक क्यों कर रहे हैं। ये इसको, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्ग खींच रहा है, ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को वीक खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एटम अब श्रिंक कर जाएगा, ये एटम उतनी साइज का रहेगा। अब जब हम इसके भी आगे जाएंगे, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिर से उतने ही रहेंगे, एटॉमिक नंबर और भी बढ़ जाएगा तो वो और ज्यादा श्रिंक होगा, विच मीन्स के लेफ्ट टू राइट जाते 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 एटॉमिक साइज कम हो रही है। दिस इज द रीजन व्हाई एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग। अब इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर लो कि इतना दूर है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ 3p के इस न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं। फिर आगे जाके जब 4 प्रोटॉन्स हो जाते हैं तो वो कुछ इतना करीब आ जाता है क्योंकि एटम तो श्रिंक कर रहा है। फिर आगे जाके
इतना करीब आ जाता है, फिर उसके बाद इतना, फिर उसके बाद इतना. So you see how the size of the atom is shrinking when I'm going from left to right. This is because the nuclear attraction is increasing. And why is the nuclear attraction increasing? Because the shielding electrons are the same, but the nuclear pull is increasing. तो आपको each and every stage पे explanation पता होनी चाहिए. वो सवाल किसी भी एंगल से पूछ लेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों बढ़ रही है बताओ, तो उससे पीछे वाला आपको एक्सप्लेनेशन देनी है. ये दो, शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट बट न्यूक्लियर पुल इज इंक्रीजिंग. फिर वो पूछ सकता है एटम क्यों श्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों बढ़ रही है, वापस से यही दो एग्जाम्पल, यही दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं. तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा. तो ये साइज का ट्रेंड आपको समझ आ गया कि क्यों कम हो रही है साइज. एक चीज मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। हम्म. एटम इसलिए श्रिंक करता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं इसलिए श्रिंक नहीं करता. प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है. आप सोचो ना, अगर आप किसी रबर बैंड को तो नहीं, अगर आप किसी भी चीज को अपनी तरफ ज्यादा खींचोगे तो वो आपके ज्यादा करीब आ जाएगी ना. इफ इफ यू आर स्टैंडिंग हेयर और कोई चीज यहाँ पे है और आप उसको थोड़ा सा पुल करते हो तो वो थोड़ा सा आपके करीब आएगी. बहुत जोर से पुल करोगे तो आपके करीब बहुत ज्यादा आ जाएगी. सो द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट कम हो जाता है. सेम केस यहाँ पे, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा जोर से खींचेगा, ज्यादा जोर से खींचेगा तो एटम ज्यादा 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 श्रिंक करता जाएगा अक्रॉस द पीरियड. सही। ओके. अब हम जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड पे. सो सवाल एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द सेकंड स्लैश थर्ड पीरियड. अभी मैंने ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिखा है कि ये एक इस तरीके का क्वेश्चन P2 में आता है कि एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकंड या थर्ड पीरियड. अभी हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे. अभी हम एक एक एलिमेंट को उसके साथ वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे. अच्छा, ये जो दूसरा पीरियड है इसके सारे आप मुझे बता सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल खोल के. एक मिनट बस। सेकंड पीरियड में लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन. नियॉन। राइट. तो ये अब हमने पीरियोडिक टेबल खोलने की वापस जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे सारे पीरियोडिक टेबल सेकंड पीरियड जिससे हमें लेना देना है अभी वो लिख दिया. तो अब हम क्या करेंगे, हम लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी को बेरिलियम से कंपेयर करेंगे, बेरिलियम की बोरॉन से, बोरॉन की कार्बन से. इस तरीके से हम करेंगे. तो सबसे पहला कंपैरिजन करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करने क्या वाला है. ये जो एक्सप्लेनेशन है ना कि एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि ये वाली आयनाइजेशन एनर्जी इससे कैसे कंपेयर करती है, ये वाली आयनाइजेशन एनर्जी इससे कैसे कंपेयर करती है, ये वाली इससे कैसे, फिर इससे कैसे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हम एक एक करके सारी इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे. और कंपेयर भी किस तरीके से कंपेयर करेंगे, using the factors affecting ionization energy. So we will answer this. We will answer this question
यूजिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो हमने तीन फैक्टर्स पढ़े थे ना ऊपर, जिसकी हमने रिलेशनशिप्स निकाली थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शन, इस क्वेश्चन को हम उन फैक्टर्स को यूज करके आंसर करेंगे. सो वी विल आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. तो सबसे पहला कंपैरिजन करते हैं, लिथियम वर्सेस बेरिलियम. अगर हम लिथियम को देखें तो उसमें तीन प्रोटॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 3 है. बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इसका 4 है. अगर मुझे इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना होता, क्या बनाना होता? एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज अ फैंसी वर्ड ऑफ सेइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करना बेस्ड ऑन उनकी एनर्जी लेवल्स. मतलब इस तरीके से, अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा हम किस तरीके से पिछले चैप्टर में ड्रॉ कर रहे थे. 1s2, फिर 2s1 उसके ऊपर होगा, याद आया आपको? इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे थे. जी. तो ये है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. बेरिलियम का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे 1s2 आ गया, यहाँ पे 2s2 आ गया. मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. अब जो तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास उसको लिख लेते हैं. सबसे पहला फैक्टर हमारे पास था द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, फ्रॉम द न्यूक्लियस. फिर दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा फैक्टर था शील्डिंग इफेक्ट. और तीसरा फैक्टर याद है आपको? तीसरा फैक्टर क्या था? श्रिंकिंग, मेरे ख्याल से ऐसी कुछ था. वो तो शील्डिंग इफेक्ट था, वो मैंने लिख दिया. डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस भी लिख दिया. सबसे पहला वाला फैक्टर क्या था? तो मैं बता देता हूँ. सबसे पहला वाला नंबर्स ऑफ फैक्टर प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन. अच्छा, वो आपकी आवाज थोड़ी लैग करी थी, बिल्कुल सही. सबसे पहला वाला फैक्टर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर पुल. तो न्यूक्लियर पुल भी मैं लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मैं लिख सकता हूँ. वेरी गुड. ऑल राइट. अब हम एक एक करके देखते हैं. क्या मुझे बता सकते हो जो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में? 2s1. 2s1. सेकंड. So valence electron of lithium is in, वो तो सेकंड. अगर मैं बोलूँ शेल नंबर, ये ऑर्बिटल तो बिल्कुल 2s. सो इज इन 2s वाला ऑर्बिटल. और बेरिलियम का? वो भी 2s में. वो भी 2s में. सो इज इन 2s वाला ऑर्बिटल. स्लोली स्लोली हम इसकी कंपैरिजन करते जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाएंगे. अब मुझे ये बताओ कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से 2s ऑर्बिटल का, वो क्या दोनों केसेस में सेम है? जी. बिल्कुल. क्योंकि दोनों ही 2s ऑर्बिटल में, और 2s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस तो एक ही होता है ना. सो डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस दोनों केसेस में इज द सेम. तो अब ये जो, क्योंकि दोनों ही एक ही ऑर्बिटल में, 2s वाले ऑर्बिटल में. अब ये जो पहला फैक्टर था जिसकी बेसिस पे हम बताने वाले थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये तो दोनों में सेम है. इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो डिस्टेंस इज सेम, इफ द डिस्टेंस इज द सेम, तो हम पहले वाले फैक्टर को तो यूज नहीं कर सकते एक्सप्लेन करने के लिए. अब मुझे बताओ कि लिथियम के शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. 2. और बेरिलियम के? 2. 2. मतलब कि शील्डिंग अफेक्ट भी बिल्कुल सेम है. इसकी बेसिस पे भी हम जज नहीं कर सकते. तो शील्डिंग अफेक्ट इज ऑल्सो सेम. फैक्टर नंबर 2 को भी हमने कैंसिल आउट कर दिया. मतलब नाउ ऑल वी हैव टू यूज टू जज बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जीज इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इसके 3 प्रोटॉन्स और इसके 4 प्रोटॉन्स. सो अब आप बता सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? बेरिलियम की. बेरिलियम की.
तो यहाँ पे नंबर 3 फैक्टर है जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, और वो है न्यूक्लियर पुल। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेरिलियम हैज मोर न्यूक्लियर पुल, मतलब मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, so it will attract the valence electron जो कि 2s वाले ऑर्बिटल में है मोर स्ट्रांगली। अगर ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, AKA मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन बेरिलियम। तो इससे हमें ये समझ आया, therefore बेरिलियम has more ionization energy than lithium। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की हम हर जगह बात करेंगे। अब आपको समझ आ जाएगा कि आप किस तरीके से कंपेयर करें, ये क्यों हम बार बार इतना बार बार तो करनी, क्यों हम इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि आप एग्जाम में कैसे आंसर करोगे। 3 फैक्टर दिमाग में लाओगे, तीनों फैक्टर को देखोगे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। यहाँ पे हम पहले फैक्टर को और दूसरे फैक्टर को यूज नहीं कर सकते थे, आगे जाके शायद वो यूज भी कर लें। तीसरे फैक्टर को यहाँ पे सिर्फ यूज कर सकते थे, जिसकी बेसिस पे हमने ये पता लगा लिया कि बेरिलियम की लिथियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब अगला कंपैरिजन देखते हैं, नेक्स्ट कंपैरिजन। अगला कंपैरिजन होगा बेरिलियम और बोरॉन के बीच में। सो अगर मैं बेरिलियम को यहाँ पे लिखूं और फिर उसके बाद बोरॉन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेरिलियम के हैं 4 प्रोटॉन्स और बोरॉन के हैं 5 प्रोटॉन्स। अगेन लेट्स ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इस बार थोड़ा सा तेज जाते हैं। ये हो गया 1s2, दिस इज 2s2, यहाँ पे 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर उसके बाद 2s2, कहीं भी समझ नहीं आ रहा मुझे रोक देना, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2px, 2py, 2pz। मैं पहला इलेक्ट्रॉन किस में डालूंगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, किस किस ऑर्बिटल में डालूंगा, 2px, y या z? 2px। 2px, बिल्कुल सही। अब ये 2px में आ गया। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि न्यूक्लियर पुल किसका ज्यादा है? बेरिलियम का। बेरी बेरिलियम का, वापस चेक करो, न्यूक्लियर पुल की बात हो रही है यहाँ पे। बोरॉन। बोरॉन का होगा। तो पहले आपने बेरिलियम अब बोरॉन, तो डिफरेंस क्या था, आपने बाद में बोरॉन क्यों चूज किया? क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, मैं समझा कि डिस्टेंस कम हो गया होगा, इसलिए क्या कहते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो अभी सिर्फ न्यूक्लियर पुल एक तो न्यूक्लियर पुल अगर थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, तो आप सिर्फ याद रखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोरॉन की ज्यादा है तो उसका न्यूक्लियर पुल भी ज्यादा है। सो बोरॉन हैज 5 प्रोटॉन्स, बेरिलियम हैज 4 प्रोटॉन्स। इसका मतलब, अगर, अब ये बड़ा जरूरी है, हमारे पास तो 3 फैक्टर्स थे, न्यूक्लियर पुल, डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, और तीसरा था शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर की बेसिस पे जज करते, बाकी 2 फैक्टर्स को छोड़ देते फॉर 1 सेकंड, तो किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती? बोरॉन की। बोरॉन की। लेकिन ऑब्वियसली ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है, अभी हम बाकी 2 फैक्टर्स को भी देखते हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यार कंपटीशन चल रहा है, कौन सा वाला एलिमेंट कितने ज्यादा फैक्टर्स को जीतता है। न्यूक्लियर पुल में बोरॉन जीत गया, क्योंकि बोरॉन के ज्यादा प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, बोरॉन requires a greater ionization energy than beryllium because of न्यूक्लियर पुल। लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मैंने अभी ये बोला कि बोरॉन को बेरिलियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। शायद बेरिलियम बाकी 2 फैक्टर्स जीत जाए और ओवरऑल हमें आंसर ये मिले कि बेरिलियम में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आपको ये समझ आया फैक्टर्स जीतने का मतलब क्या है यहाँ पे? जी। ओके, अब फैक्टर नंबर 2 की बात करते हैं।
distance of outer electron from the nucleus. Distance of outer electron from nucleus. किसका ज्यादा डिस्टेंस है? बोरॉन का। बोरॉन का ज्यादा डिस्टेंस है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन बोरॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन इज इन 2p(x). लेकिन अगर हम बेरिलियम के केस में देखें, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन 2s। 2p(x) is farther from the nucleus। तो मुझे ये बताओ कि ज्यादा डिस्टेंस तो बोरॉन में, आयोनाइजेशन एनर्जी कम किस में लगेगी? बोरॉन में। आयोनाइजेशन एनर्जी कम बोरॉन में लगेगी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बेरिलियम जीत गया। बेरिलियम को ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, बोरॉन को लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पहले फैक्टर में देखो, बोरॉन को ज्यादा चाहिए थी, अब बोरॉन को कम चाहिए ड्यू टू दिस फैक्टर। अब देखते हैं फैक्टर नंबर 3, शील्डिंग अफेक्ट। मुझे ये बताओ सबसे पहले कि बेरिलियम में कितने शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2। वेरी गुड, आपने 3 नहीं बोला, दैट इज व्हाट आई वाज होपिंग फॉर। वो इसलिए क्योंकि ये दो तो सेम एनर्जी लेवल में, इसका मतलब ये तीसरा वाला शील्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। वेरी गुड, ये दो आ गए। अब बोरॉन में कितने शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। बोरॉन में 4 है, बिल्कुल सही। सो बेरिलियम हैज 2, बोरॉन हैज 4। अगर बोरॉन के पास 4 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या इससे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। सो द न्यूक्लियर अट्रैक्शन विल डिक्रीज। एंड व्हाई विल इट डिक्रीज? बिकॉज ऑफ मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप ये भी बोल सकते हो बिकॉज ऑफ मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बिकॉज ऑफ अ हायर शील्डिंग इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ मोर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये है कि देर इज लेसर एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो वीकर हो गया, देर इज लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो इस केस में बेरिलियम को ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी बोरॉन से। अब अगर हम पहले फैक्टर में देखें, बोरॉन को ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, दूसरे फैक्टर में बेरिलियम को ज्यादा चाहिए, और तीसरे फैक्टर में भी बेरिलियम को ज्यादा चाहिए। तो अब ओवरऑल क्या कह सकते हो आप आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में? कंक्लूजन में ये किस आएगा कि बेरिलियम को ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगनी है। बिल्कुल। सो फर्स्ट फैक्टर जो था, अब मैं समरी दे देता हूँ। फर्स्ट फैक्टर शोज कि जो बोरॉन है उसको रिक्वायर है आयनाइजेशन एनर्जी। सो ये फायदा होता है जब आप तीनों फैक्टर को एक साथ पढ़ते हो। अगर किसी बच्चा कोई एक फैक्टर पढ़ के गया उसके हिसाब से बोरॉन ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड प्लस थर्ड, अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं, शो दैट बेरिलियम रिक्वायर्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। सो ओवरऑल हमें समझ आता है कि बोरॉन रिक्वायर्स लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बेरिलियम। तो अब अगर मैं जरा यहाँ पे ऊपर जाऊँ, यहाँ पे जो मैंने पीरियड्स के अंदर एलिमेंट लिखे थे, ये वाले पीरियड के अंदर लिथियम में सबसे कम चाहिए थी, बेरिलियम में ज्यादा चाहिए थी। तो अगर लिथियम से बेरिलियम गए तो आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया? इंक्रीज। इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था ना कि बेरिलियम में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए और लिथियम में कम चाहिए। सो अगर मैं लिथियम से बेरिलियम जाऊंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, INC मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म।
लेकिन अभी अभी हमने ये भी देखा कि बेरिलियम को अब ज्यादा चाहिए, बोरॉन को कम चाहिए। सो व्हेन आई गो फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, यहाँ पे हो रही है डिक्रीज। अब देखते हैं बोरॉन से कार्बन जाने में कितनी होगी। ये है मेरा आज का तीसरा कंपैरिजन, और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके। अब अगर वेट, बिफोर द थर्ड कंपैरिजन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आप इसको आंसर करना। बोरॉन, ये पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है। बोरॉन हैज मोर न्यूक्लियर पुल। बोरॉन, सवाल हमें ये बता रहा है कि बोरॉन हैज मोर, सॉरी वन सेकेंड, एक सेकेंड हो राइट, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। ओके। तो ये पास्ट पेपर का सवाल है कि बोरॉन हैज मोर न्यूक्लियर पुल देन बेरिलियम। Why does boron have a lower ionization energy? ये 2 मार्क का सवाल है, तो इसका आप आंसर दो और मुझे बताओ फिर। क्या आंसर हो सकता है इसका? टेक योर टाइम और फिर मुझे बताओ। इसमें वही दो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो शील्डिंग शील्डिंग इफेक्ट जो है वो उसका कम है बेरिलियम का। बिल्कुल। और डिस्टेंस कम है। शील्डिंग इफेक्ट उसका कम है और उसका डिस्टेंस कम है, बिल्कुल। सो यहाँ डिस्टेंस वाले केस में भी जो बेरिलियम है वो जीत जाता है कि बेरिलियम में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो इवन दो न्यूक्लियर पुल वाला फैक्टर बोरॉन के फेवर में जाता है, बाकी जो 2 फैक्टर हैं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले और दूसरा डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये दोनों फैक्टर बेरिलियम के केस में चले गए। इसीलिए बेरिलियम की ज्यादा हो गई बोरॉन से। अब ये जो बोरॉन वर्सेस बेरिलियम का हमने कंपैरिजन किया था ना, ये मैं यहाँ पे बता दूं कि ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये कि ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड विल इंक्रीज। याद है आपने एक सवाल पूछा था बिल्कुल शुरू में जब हम चैप्टर कर रहे थे कि ट्रेंड क्या होगा? तो मैंने उसी वक्त यही बताया था कि अक्रॉस द पीरियड जो जनरल ट्रेंड है, जनरली ये देखा जाता है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज कर रही है, तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन कहते हैं। आगे जाके एक और एक्सेप्शन है, लेकिन उसका रीजन अलग है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, अब एक और बात, ये बोरॉन और बेरिलियम का जो कंपैरिजन है ये तो एक्सेप्शन है, लेकिन ये सिर्फ बोरॉन और बेरिलियम के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल खोलो, मुझे ये बताओ कि बोरॉन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और बेरिलियम के नीचे कौन सा आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। एग्जाम में ना वो आपको पूछेगा, एल्यूमिनियम हैज एल्यूमिनियम हैज मोर न्यूक्लियर पुल देन बेरिलियम, व्हाई डज मैग्नीशियम हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी? आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं तो बोरॉन और बेरिलियम के बारे में पढ़ा है। बोरॉन और बेरिलियम ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में आते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी ग्रुप 2 और 3 में आते हैं। तो ये कंपैरिजन और ये एक्सेप्शन जो है ये सिर्फ बोरॉन बेरिलियम के लिए नहीं है। इसके बीच में जो एलिमेंट आता है जो कि एल्यूमिनियम है, और इसके नीचे जो एलिमेंट आता है जो मैग्नीशियम है, इसके भी बीच में, फिर इसके नीचे जो आता है और इसके नीचे जो आता है इसके भी बीच में। तो ये आप कह सकते हो कि इट इज एन एक्सेप्शन बिटवीन, या व्हेन गोइंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 टू ग्रुप नंबर 3। ग्रुप 1 से ग्रुप 2 जाऊंगा,
आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ग्रुप 2 से ग्रुप 3 जाऊंगा, कम होगी। तो ये एक्सेप्शन है, तो कभी भी एग्जाम में वो आपको देगा ही नहीं सवाल बोरॉन और बेरिलियम का। हमेशा आप देखना एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का देगा, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि हमने तो बोरॉन पढ़ा है, ये एल्यूमिनियम कहाँ से आ गया। तो ये याद रखना, सेम एग्जैक्ट सेम अप्लाई होगा, बोरॉन की जगह एल्यूमिनियम लिख दोगे, बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम लिख दोगे। तो ये वाला पार्ट समझ आ गया आपको? जी। फैक्टर्स भी वही सेम होंगे जो बोरॉन और बेरिलियम में डिफरेंस है। बिल्कुल, पूरा जो आंसर है डिट्टो कॉपी होगा, जस्ट बोरॉन की जगह एल्यूमिनियम और बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम, सिंपल। सही। और हाँ, ऑब्वियसली ये जो प्रोफाइल डायग्राम है ये चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स चेंज हो जाते हैं, बाकी फैक्टर और कौन कौन सा फैक्टर जीतेगा बिल्कुल सेम है सारे में। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं ग्रुप 3 को ग्रुप 4 के साथ। मतलब अब हम इसी पीरियड की बात करें तो इसी पीरियड को आगे लेके चलते हैं। बोरॉन वर्सेस कार्बन। अब कार्बन आप मुझे बता सकते हो कौन से ग्रुप में? ग्रुप 4। ग्रुप 4 में। और बोरॉन और कार्बन के नीचे रिस्पेक्टिवली कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आता है और कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आता है? जी। वेट 1 सेकेंड, मैं जरा ऊपर जाता हूँ। कहाँ गया पीरियड हमारा? बोरॉन के नीचे, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। हाँ सही। तो अब यहाँ पे बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम और कार्बन के नीचे कौन सा आपने कहा? सिलिकॉन। सिलिकॉन। तो ये वाला जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं ये इन पे भी अप्लाई होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ एक पीरियड की बात करते हैं, उसी पे स्टिक करते हैं। बोरॉन वर्सेस कार्बन। ओके, तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। ये जरूर है, दिस इज ऊपर वाला कंपैरिजन था ग्रुप 2 और 3 के बीच में, ये वाला ग्रुप 3 और 4 के बीच में। अभी स्पेसिफिकली हम बोरॉन और कार्बन की बात करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे वापस से वो टेबल बनाता हूँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के लिए। अब आप मुझे बताओ कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा। आपने दो देख लिए, अब आप तीसरी मुझे बताओगे। 5 प्रोटॉन का मतलब कि किस तरीके से प्रोफाइल डायग्राम बनेगा? 1s2, ओके 2s2, ओके। 2p1। 2p1। अच्छा, मुझे जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे अपने जो नोट्स हैं उसको सेट कर लूँ इस हिसाब से कि अब हम बोरॉन और कार्बन की बात कर रहे हैं। राइट, 1s2 2s2 और 2p1, बिल्कुल सही। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप बताना इसमें कितने होंगे, प्रोफाइल वन डायग्राम एस टू किस तरीके से बनेगी? ओके। 1s2, 2s2 और 2p2। और इसमें जो सेकंड होगा वो py में आएगा। पी वाई में आएगा, बिल्कुल सही। तो ये 2p x, 2p y, 2p z, इस तरीके से और इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे। ये मैंने सही बनाया है, ये दोनों ऊपर की तरफ? जी। ओके, बिल्कुल ठीक। राइट। अब पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं। अब मैं पूरा पूरा फैक्टर नहीं लिख रहा, अब थोड़ा हम शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, किसका डिस्टेंस ज्यादा है? दोनों का बराबर है। दोनों का डिस्टेंस बराबर है, बिल्कुल सही। वो इसीलिए क्योंकि 2p x, 2p y, 2p z डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। 2p1 यहाँ पे 2p x बता रहा है, और 2p x और 2p y इट्स द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो डिस्टेंस जो है इस केस में वो सेम है। इस फैक्टर को तो हम यूज नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है किसका कम है? दोनों का बराबर है 4। दोनों का बराबर है, विच इज 4। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी सेम। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक दे देता हूँ छोटी सी।
जब भी आप देखोगे ना कि डिस्टेंस, आउटर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस सेम होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी हमेशा सेम होगा। सो व्हेन, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके बीच में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो भी सेम होते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम होता है। जब डिस्टेंस, ऐसा सिचुएशन आए जहां पे आप पहला वाला फैक्टर डिस्टेंस का ना यूज कर सको, तो ऑटोमेटिकली शील्डिंग इफेक्ट भी सेम आएगा, वो वाला फैक्टर भी आप यूज नहीं कर सकोगे। सो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम आ गया, ये वाला फैक्टर भी यूज नहीं कर सकते। अब तीसरा फैक्टर, न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियर पुल किसका साथ है? कार्बन का। कार्बन का। सो कार्बन का न्यूक्लियर कितने, 6 प्रोटॉन्स, बोरॉन के 5 प्रोटॉन्स। ऑब्वियसली कार्बन का विल हैव इन दिस केस ग्रेटर न्यूक्लियर पुल, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? कार्बन। कार्बन की। सो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस केस में पहले दो फैक्टर को तो हमने छोड़ दिया, सारा का सारा हमारा आंसर तीसरे फैक्टर पे बेस्ड था, और वो ये था कि इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कार्बन हैज अ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन। अब ऊपर जाके हम अपने पीरियड को अपडेट कर देते हैं। बोरॉन से जब हम कार्बन गए तो बोरॉन की कम थी, कार्बन की ज्यादा थी, इसका मतलब यहाँ पे हुआ इंक्रीज। एंड में जाके जब हम सब देख लेंगे हम एक ग्राफ बनाएंगे कि किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रही है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो हम कर रहे हैं ये भी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज है, फैक्टर्स को देख के। अब एक और कर लेते हैं, और उसके बाद जाके, बल्कि नहीं, हम दो और कर लेते हैं। या और फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, अगला कंपैरिजन है कार्बन का और नाइट्रोजन का। मैं वापस से चेक कर लेता हूँ एक बार जस्ट टू बी सेफ। यस, कार्बन और नाइट्रोजन का अगला कंपैरिजन। राइट, अब ये जो मैंने इस तरीके से पूरा बनाया है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया, फिर एक एक फैक्टर को देखा कि कौन सा कम है कौन सा ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे का आप एक कॉपी पे लिखो, बुक पे, या जिस पे भी आप लिखते हो नोट्स। एनर्जी प्रो, मैं लिख देता हूँ क्या क्या आपको लिखना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप बनाओ पहले, उसके बाद आप ये तीनों फैक्टर्स लिखो, और इनको यूज करके आप मुझे ओवरऑल आंसर बताओ। पहले तो बताओ कि हर एक फैक्टर में कौन जीतता है, और ओवरऑल किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ये पूरा लिखो और मुझे अब इसकी पिक्चर भेजो, मैं देखना चाहता हूँ आप एनालाइज किस तरीके से कर रहे हो। सही।
मैंने आपको पिक्चर सेंड की है। राइट, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने एक कंक्लूजन नहीं लिखी, वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। नाइट्रोजन की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि वो जो तीन फैक्टर्स है उसमें से एक फैक्टर जीत गया, बाकी सारे फैक्टर सेम थे। जो कि डिस्टेंस और शील्डिंग इफेक्ट वाले थे, राइट। जी, न्यूक्लियर पुल में वो जीता है नाइट्रोजन। बिल्कुल सही। ओके, तो मैं इसको वापस चेक कर लेता हूँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को। कार्बन के हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और इसके 7। न्यूक्लियर पुल, as it contains more protons, shielding effect, okay, distance because both are in the same shell, distance between them is also the same, perfect, बिल्कुल सही। तो हमें से ये समझ आया कि नाइट्रोजन की अगर इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर बेस्ड ऑन कौन सा फैक्टर? न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियर पुल, बिल्कुल सही। अब हम हमारे उसको फिर से अपडेट कर देते हैं, जो हमारा पीरियड था कि नाइट्रोजन की ज्यादा है और कार्बन की कम है। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए इसको रेडी कलर रखते हैं, एक ही कलर्स यूज करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होता है। तो अभी तक हमने ये सारी कंपैरिजंस देख ली। हमने ये भी देखा कि ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में इंक्रीज करती है, और वो क्यों इंक्रीज करती है उसका आंसर हमने यहाँ पे देखा कि क्योंकि एटम श्रिंक कर जाता है। दिस इज सिंपली टू एक्सप्लेन कि क्यों आयनाइजेशन एनर्जी जनरली बढ़ रही है। अगर हमें डिटेल में देख रहा हो कि लिथियम की कम क्यों है, बेरिलियम की ज्यादा क्यों है, बेरिलियम की ज्यादा क्यों है, बोरॉन की हाँ बोरॉन की कम क्यों है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इक्वल कंपैरिजंस बिटवीन टू एलिमेंट्स करने के लिए हमें वो तीन फैक्टर्स को दिमाग में रखना है: न्यूक्लियर पुल, डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और आखिरी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अभी तक इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज आया। अब ये वाला जो मूवमेंट है, ये वाला जो अभी हम कंपैरिजन आज नहीं करेंगे कल करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। और ये अभी से मैं बता देता हूँ, ये डिक्रीज होगा यहाँ पे। और वो हम कल देखेंगे डिक्रीज क्यों होता है। अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्शन का पढ़ा हुआ, और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस एक्सेप्शन को इससे कंफ्यूज कर दो। तो इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक रखते हैं। ऑब्वियसली कल आपका एग्जाम भी है, तो आई कीप इट टिल हियर। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ लो। क्वेश्चन तो नहीं है। राइट, so good luck for the exam and I'll see you tomorrow inshallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।